बहुत स्वागत है आपका। अब आप देखने वाले हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाता हूं आपके लिए जरूरी हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। सबसे पहले वो खबरें जो आज खास तौर से रही बिग एंड बोल्ड। बिग एंड बोल्ड में आज आपको दिखाएंगे 24 घंटे पहले आए बिग बवंडर के बाद किस तरीके से समंदर रोड पर आ गया। साथ ही आपको बताएंगे सिस्टम और टेक्निक के तालमेल की वजह से कैसे बची सैकड़ों लोगों की जान। बात हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर की भी होगी जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि दंगाई साजिश की वजह से है। दारुल उलूम देवबंद के अंग्रेजी वाले फरमान की भी बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे आखिर क्यों अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को नॉर्थ कोरिया के करीब भेज दिया। ये तमाम अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले ये बिग एंड बोल्ड स्टोरी। सबसे पहले आपको दिखाता हूं महा तूफान के बाद, बिपरजॉय के बाद किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। तूफान तो चला गया लेकिन बवंडर के निशान अब भी बाकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिनों तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान की वजह से भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई है। बिपरजॉय अपडेट आप इस वक्त देख रहे हैं। 2 लोगों की मौत इतने भीषण तूफान में। एक तरीके से यह कामयाबी कहा जाना चाहिए, हालांकि एक जान जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन इतने भीषण बवंडर में 2 लोगों की मौत, ये इस बात की राहत कि पहले से सतर्कता काम आई। 23 लोग जख्मी हुए हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा। 24 पशुओं की मौत हो गई। जगह जगह अब भी पेड़ और खंभे गिरे हुए हैं। कई गांवों की बत्ती अब भी गुल है। लेकिन ये तूफान पहले जो नुकसान करता था उसके मुकाबले नुकसान कम क्यों कर पाया, इसकी तरफ भी आपको ले चलता हूं। जिस वक्त आप कल हम भी तूफान की रफ्तार को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय कई लोग तूफान से सीधे टकरा रहे थे। एक तरफ महा तूफान था, दूसरी तरफ तूफान से लड़ने का फौलादी जज्बा। ऐसे ही लोगों में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी थे। हर्ष सांघवी उस वक्त हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से ग्राउंड जीरो में पहुंचकर खुद फील्ड में हेलमेट लगाकर उतरे हुए थे और ये पता कर रहे थे ये स्थितियां कहां कैसी हैं और कहां किस तरह की मदद और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और यही वजह है कि ये असर उतना भयानक दिखाई नहीं दिया इस तूफान का जो कि असल में हो सकता था। कोई देश इतने बड़े तूफान से लड़ पाया तो ये जाहिर है इसलिए क्योंकि एक समेकित, एक इंटीग्रल, एक सिनर्जी के साथ एफर्ट्स हुए। कैसे देश बड़े जान माल के नुकसान को कम कर पाया, इसके पीछे कौन सी प्लानिंग थी, ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। अब आपको बताते हैं तूफान से लड़ने की पूरी रणनीति पीएम मोदी की अगुवाई में कैसे तैयार हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें खुद चीजों की निगरानी कर रहे थे। अमित शाह देख रहे थे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के बीच में किस तरीके से उनकी तैनातियां होनी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। 14 जून राजनाथ सिंह सेना प्रमुखों से बात करके एंश्योर कर रहे थे कि कहीं भी कोई कोताही ना रहे, कहीं कोई कसर ना रह जाए। भूपेंद्र खुद देख रहे थे इस बारे में, वहां के सीएम देख रहे थे। 15 जून को वॉर रूम में मॉनिटर कर रहे थे कि चीजें सब अपनी जगह पर हैं और दुरुस्त हैं कि नहीं है। और इसी वजह से, और हर्ष सांघवी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ग्राउंड में खुद उतरकर चीजों का जायजा ले रहे थे। वजह है कि इस तूफान की वजह से होने वाला जो असर है जान माल के नुकसान के हिसाब से वो कम दिखाई दे रहा है। भारत का कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाका करीब 7,500 किलोमीटर का है। यहां रहने वाले 32 करोड़ लोग करीब करीब हर साल चक्रवात से टकराते हैं। पिछले 10 सालों में कब कब किस किस तूफान ने तांडव मचाया, अब ये बहुत जल्दी से आप देखिए। 10 सालों में तूफान का तांडव, चक्रवात कौन सा और साल कौन सा, ये आप देखिए जरा। ताउते 2021 का और इसमें 100 मौतें हुई। अम्फान 2020 में आया था, 129 लोगों को लील गया। फानी 2019 में आया, 64 लोगों को अपने साथ ले गया। वर्दा 2016 18 लोगों की मौत हुई। हुदहुद 2014 में आया, 124 मौतें हुई। फैलिन 2013 में 44 और इस बार यहां अभी तक 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, लेकिन 2 जाने गई हैं। ये 2 जाने जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नुकसान पहले से कितना कम किया गया है ये आप देखिए। ये सतर्कता है, टेक्नोलॉजी है और ये चीजों को प्रीएम्प्ट किए जाने की वजह से है। करीब 140 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान ने गुजरात के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। अब खतरा राजस्थान पर मंडरा रहा है, ये देखिए। शक्तिशाली तूफान बिपरजॉय तो गुजरात से गुजर गया, लेकिन तबाही और बर्बादी का मंजर छोड़ गया। गुजरात के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तूफान ने भुज, मांडवी, मोरबी, द्वारका और जखाऊ पोर्ट से आगे नालिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। तूफान के गुजर जाने के बाद मांडवी में बाढ़ जैसे हालात रहे।
जगह जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए। पूरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू था। द्वारका में आफत की बारिश ने जीना मुहाल कर दिया। कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। भारी बारिश से शेल्टर होम में भी पानी भर गया। गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान अब राजस्थान में एंट्री कर गया है। हालांकि यह तूफान इस वक्त कुछ कमजोर हो गया है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तूफान की वजह से राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से राजस्थान के 5 जिलों में रेड अलर्ट, 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तो राजस्थान की स्थिति है। जिस तरफ का रुख अब ये तूफान कर चुका है, उसकी तबाही कर चुकी है, लेकिन बाकी के देश में भी इसका कहीं कम ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। मसलन दिल्ली में भी बारिश हुई और ये कहा जा रहा है कि उस तूफान के असर में ही है। नॉर्थ ईस्ट में कहां क्या स्थिति है वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बिग एंड बोल्ड में जरा ये खबर देखिए हिमाचल प्रदेश से। चंबा के मनोहर हत्याकांड को लेकर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आतंकियों से तार जुड़े होने की आशंका जताई। एनआईए से जांच कराने की मांग की गई। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को लगाई आग। सलूनी इलाके में धारा 144 लागू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह है कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नोटिस। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के कलेक्टर को भेजा नोटिस। जिला प्रशासन को लगाई फटकार। दारुल उलूम देवबंद पर कार्रवाई करने के लिए भेजा नोटिस। बता दें कि सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए फतवा जारी किया था, जिसके तहत संस्था में पढ़ाई के दौरान अंग्रेजी या दूसरे विषयों की शिक्षा से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। एनसीपीसीआर ने इसे जिला प्रशासन की ढिलाई माना है। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बागेश्वर धाम से अगली अहम खबर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंची शिवरंजनी तिवारी। गंगोत्री से पदयात्रा करते हुए छतरपुर पहुंची शिवरंजनी। छतरपुर पहुंचते ही शिवरंजनी की तबीयत बिगड़ी। शिवरंजनी के बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले अज्ञातवास पर गए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सूत्रों के मुताबिक अज्ञातवास पर रहकर सनातन धर्म पर किताब लिख रहे हैं बाबा बागेश्वर। लेकिन इधर शिवरंजनी एमबीबीएस की स्टूडेंट हैं। गंगोत्री से पैदल चलकर खुद का पति मानते हुए उनको गई हैं। प्राणनाथ कहती है वो बाबा बागेश्वर को, लेकिन वहां पर बाबा बागेश्वर है नहीं, वो अज्ञातवास पर चले गए। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पहलवानों को बड़ी जीत मिली है। पहलवानों के खिलाफ 2 केस रद्द करेगी पुलिस। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा चार्जशीट में साफ तौर पर बृजभूषण को दोषी ठहराया गया। देखेंगे वादे पूरे हुए या नहीं, फिर बताएंगे अगला कदम क्या होगा। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर देखिए। ये खबर कुपवाड़ा से। मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के थे 5 आतंकी एलओसी से लगे। जोमकुंड में ये हुई ये मुठभेड़। ये जुमा कुंड जगह है जहां मुठभेड़ हुई। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। और बिग एंड बोल्ड में ये अगली अहम खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग से जैश के 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। प्रवासी मजदूर की हत्या में शामिल थे ये सभी आतंकी। और अब आपको बहुत जल्दी से दिखाता हूं आज के बिग एंड बोल्ड क्विक खबरें। मुखर्जी नगर फायर केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने फायर सर्विसेज, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया गया है। गुरुवार के मुखर्जी नगर में संस्कृति कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई थी। मुख्तार के शूटर संजीव माहेश्वरी हत्याकांड में रिमांड पर लिए गए शूटर विजय यादव से जांच अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की है। पुलिस के ज्यादातर सवालों पर शूटर ने चुप्पी साधे रखी। विजय यादव 3 दिनों से पुलिस की रिमांड पर है। 7 जून को लखनऊ कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी की हत्या कर दी गई थी। अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की चिकन शॉप पर प्रशासन ने फिर से कार्रवाई की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 21 मार्च को इसे सील कर दिया, लेकिन कानून तोड़कर दुकान फिर से खोल दी गई। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी बदमाश है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बाजार में आज अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग की चपेट में आकर कई दुकानें जलकर राख हो गईं। कर्नाटक के कलबुर्गी में रेत माफिया ने एक पुलिस कांस्टेबल को रौंद डाला। पुलिस वाले की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस दल अवैध खनन कर रहे माफियाओं पर कार्रवाई के लिए गया था। ये सारी वारदात जीवर्गी के नारायणपुरा गांव में हुई। मृतक की पहचान 51 वर्षीय हेड कांस्टेबल एम चौहान के रूप में हुई है। बिग एंड बोल्ड में अब पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल खबरों की शुरुआत इस खबर से। दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट से जिस पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दिग्विजय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर जिहाद शब्द के अर्थ को बताने की कोशिश की। इसी कड़ी में उन्होंने लिखा कि क्या करें जब अनपढ़ लोग शक्तिशाली पदों पर पहुंच जाते हैं। फ्रॉड बाबा लोग सनातन धर्म का प्रवचन करने लगते हैं तो क्या देश और सनातन धर्म विनाश की तरफ नहीं जाएगा।
उनके इस ट्वीट के बाद बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई है। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह की तुलना औरंगजेब से कर दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया गया है। और बिग एंड बोल्ड में बिहार से अगली अहम खबर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट का हवाला दिया। उनका कहना है कि बीजेपी का हाल बुरा होने वाला है, इसलिए अब मेरा भी हाल बुरा हो सकता है। कब क्या होगा कौन जानता है, फिर से छापेमारी हो जाए। और अगली अहम खबर मणिपुर से। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। हिंसक भीड़ ने इस बार केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर को आग के हवाले कर दिया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त रंजन सिंह केरल में थे। उन्होंने जानकारी दी कि आगजनी की इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ है। बताया गया कि उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से केंद्रीय मंत्री के घर पर हमला किया। हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बताया जा रहा है कि हिंसा की ताजा घटना के बाद से सेना और असम राइफल्स के जवानों ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। और अगली अहम खबर, कर्नाटक में निजाम बदलते ही पुराने कानूनों को पलटने का काम शुरू हो गया, जिसके बाद कर्नाटक में नया सियासी नाटक देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में सरकार बदले महीना भी नहीं बीता और कांग्रेस की नई सरकार ने बीजेपी की पुरानी सरकार के फैसलों को पलटने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद आज कर्नाटक में वीएचपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कर्नाटक कैबिनेट के धर्मांतरण के कानून को रद्द करने पर मुहर लगते ही बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, ये हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वहीं बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस जिहादियों के साथ है और नफरत बांटने का सामान बेच रही है। लेकिन कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल का कहना है कि उनकी सरकार बीजेपी के गलत को ठीक करने का काम कर रही है। बीजेपी विरोध इसलिए भी कर रही है क्योंकि सिर्फ धर्मांतरण कानून ही नहीं, कर्नाटक कैबिनेट ने 6ठी से 10वीं तक की किताबों में आरएसएस के संस्थापक के.बी. हेडगेवार और हिंदुत्ववादी विचारक बी.डी. सावरकर का चैप्टर हटाने का फैसला भी किया है। दरअसल सिद्धारमैया ने वादा किया था कि कांग्रेस जब सत्ता में वापसी करेगी तो धर्मांतरण कानून को वापस लिया जाएगा। अब जब सिद्धारमैया सरकार ने कानून को रद्द करने का फैसला कर लिया है तो साफ है कि जो लोग अब अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं और उन्हें डीएम की परमिशन नहीं लेनी होगी। और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। लॉ कमीशन ने भी इसे लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। वो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर क्या सुझाव मांगे जा रहे हैं और यूसीसी क्या है, बहुत संक्षेप में आप समझ लीजिए। ये है नटशेल में यूसीसी। समान नागरिक संहिता में एक देश एक विधान होगा। यूसीसी के तहत देश के सभी धर्म, पंथ और समुदाय के लोगों को एक ही पर्सनल लॉ की व्यवस्था उनके लिए होगी, जिसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, वसीयत से जुड़े निजी कानून शामिल होंगे। अभी देश में लोग अपने धर्म के मुताबिक पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, लेकिन यूसीसी बड़ा बदलाव लेकर आएगी। देश में एक पर्सनल लॉ होगा, एक पर्सनल लॉ मतलब शरीयत कानून नहीं चलेगा। मुसलमानों में 3 से 4 शादियां बंद हो जाएंगी और तलाक लेने के लिए भी उन्हें कोर्ट जाना होगा। जाहिर है इससे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा बंद हो जाएगा। इससे कोर्ट में सालों से पड़े पेंडिंग केसेस जल्दी सुलझा लिए जाएंगे। न्यायपालिका पर दबाव भी कम होगा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने पर कार्रवाई हुई। पुलिस कमिश्नर ने पलासिया थाना इंचार्ज को लाइन अटैच किया। फर्जी केस दर्ज करने पर हुई कार्रवाई। बता दें कि कल प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। मध्य प्रदेश की खबर इंदौर की देख रहे हैं आप। और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड क्विक टेक्स। 2024 से पहले यूपी में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच गठबंधन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हिंसा को लेकर राज्यपाल ने ममता सरकार पर हमला बोला है। राज्यपाल हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दे दिया है। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। संतोष मांझी के जाने के बाद जेडीयू से रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। 49 साल के रत्नेश सदा मांझी की तरह मुसहर समाज से आते हैं। वो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विरासत को खत्म करने में जुटी है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया गया है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी जोरों पर है। पीएम मोदी इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में योग सत्र की अगुवाई करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल में मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मानवता की थीम पर आधारित है। और अब बिग एंड बोल्ड में ये अगली अहम खबर, इंटरनेशनल खबर देखिए। शुरुआत रशिया यूक्रेन वॉर के साथ। रूस ने यूक्रेन के उन 22 सैनिकों का ट्रायल शुरू कर दिया है जिन्हें पिछले साल अगस्त में मारियोपोल से पकड़ा गया था। ये सभी सैनिक यूक्रेन के अज़ोव रेजिमेंट के जवान हैं। यही रही रेजिमेंट है जिसके जवान लंबे वक्त तक मारियोपोल में रूस के सैनिकों के सामने डटे रहे। बाद में पुतिन ने मारियोपोल पर कब्जे की कमान चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को सौंपी और कई दिन तक चले खून खराबे के बाद रूस की सेना वहां कब्जा करने में कामयाब रही थी।
इसके बाद इन सैनिकों को रूस ने अपने कैद में ले लिया और अब उनका ट्रायल शुरू किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जवाबी हमला भी तेज कर दिया है और इस कार्रवाई में यूक्रेन की सेना भारी पड़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट जल्दी से देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए एक 475 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने के बजाय और भीषण रुख अख्तियार कर रहा है। बैकफुट पर आने के बाद जहां यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों ने रूस को हिला दिया है, वॉर फ्रंट पर कई इलाकों में रूस की सेना के पैर उखड़ने लगे हैं, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन जुबानी हमले कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने अपने 100 किलोमीटर के इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी ज़ैपोरिज़िया के मोर्चे पर यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूस के एक सीनियर जनरल की मौत भी हुई, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अभी तक यूक्रेन के सभी जवाबी हमले विफल रहे हैं। पुतिन का दावा है कि रूस की सेना के मुकाबले यूक्रेन की सेना को 10 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। इस दौरान रूस के कुर्स्क की तस्वीर सामने आई, जहां यूक्रेन के ड्रोन अटैक में गोदाम तबाह हो गया। वहीं रूस ने काला सागर में एक युद्धपोत से पोर्ट सिटी ओडेसा पर 4 मिसाइलें दागी थी। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है, जो बहुत जल्दी से हम आपको यहां दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक दुश्मनों से लड़ने का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा, ये वीडियो देखिए। ये सभी हथियारबंद सैनिक यूक्रेन के हैं। ब्रिटेन की सेना इन्हें रूस के खिलाफ जंग लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। ये ट्रेनिंग ब्रिटेन के ही किसी इलाके में दी जा रही है, क्योंकि अगर ब्रिटेन की फौज ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन सीधे जंग में शामिल हो गया है और फिर उसके बाद ये जंग आगे बढ़ सकती है, नेटो के साथ प्रत्यक्ष हो सकती है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों के साथ इस अभ्यास को ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स नाम दिया है। और अगली अहम खबर यह कि टर्की को अपने घातक बैरक्टार TB2 ड्रोन का एक और खरीदार मिल गया। इस बार कुवैत ने टर्की से उसके ड्रोन खरीदने के लिए डील की है। टर्की और कुवैत के बीच ड्रोन के लिए $367 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 3000 करोड़ रुपए की डील हुई है। टर्की का यह वही ड्रोन है जिसकी मदद से यूक्रेन की सेना युद्ध के मैदान में रूस के सैनिकों को कई बार धूल चटा चुकी है। इस ड्रोन को 300 किलोमीटर की दूरी से भी ऑपरेट किया जा सकता है। टर्की के बैरक्टार TB2 ड्रोन को खरीदने वाला कुवैत 28वां देश है। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर वहां के सांसदों और नेताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। वहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही तरफ के लोगों में प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर सिंडी हायड स्मिथ ने पीएम मोदी का दौरा दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण बनाने वाला बताया है। और इसके अलावा कांग्रेसमैन माइक लॉयर ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया और अपने ट्वीट में उन्होंने जय हिंद भी लिखा। प्रधानमंत्री 21 जून से अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले रक्षा खरीद परिषद ने आर्म्स ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये वही ड्रोन है जिसने पिछले साल जुलाई में दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अल जवाहिरी को काबुल में मारा था। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के यूएस दौरे के दौरान इस डील पर मुहर लग सकती है। क्यों खास है ये हंटर ड्रोन, बहुत जल्दी से आपको यह भी जानना चाहिए। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के विंग की लंबाई 79 फीट है, मतलब अच्छा खासा लंबा चौड़ा ड्रोन है। पूरा विमान 38 फीट लंबा है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों को टारगेट कर सकता है। एक बार में 40 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 388 किलोमीटर प्रति घंटे की है और मारक दूरी 11,112 किलोमीटर, बहुत दूर से टारगेट कर सकता है अपने निशाने पर। हथियारों के साथ इसका कुल वजन 5,670 किलोग्राम तक पहुंचाया जा सकता है। यह ड्रोन लेजर गाइडेड एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल से अटैक कर सकता है। डील के बाद भारत को 30 ड्रोन मिलेंगे, जिनकी कुल कीमत $3 खरब होगी। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जंग से लेकर जासूसी दोनों में कारगर है, चाहे आपदा राहत हो या फिर खोज और बचाव का काम इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए भी ये बहुत कारगर है। बॉर्डर पर घुसपैठ की निगरानी से लेकर हवाई हमले से रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। हवाई हमले की पूर्व चेतावनी दे सकता है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में रेडार जाम करने की काबिलियत भी इसमें है। जमीन पर मिसाइल से अटैक करना हो या फिर सबमरीन को समंदर में ढूंढकर नष्ट करना, यह सब कुछ कर सकता है। जंग के मैदान में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के साथ साथ दुश्मनों की जासूसी और दूर के टारगेट को भेदने में भी ये कैपेबल है। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अगली अहम खबर अमेरिका और उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई। यहां तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने अपनी घातक न्यूक्लियर सबमरीन को दक्षिण कोरिया के बुसान में बंदरगाह पर मुस्तैद कर दिया है। एक दिन पहले ही किम जोंग उन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिससे जापान में खलबली मच गई थी। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइलों के जवाब में ही अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को दक्षिण कोरिया में तैनात कर दिया। पिछले 6 सालों में यह पहला मौका है जब अमेरिका की कोई परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंची हो। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर, सुपर पावर अमेरिका
उस पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इस साइबर अटैक की वजह से कई सरकारी एजेंसियों का डेटा लीक हो गया है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की कई कंपनियों पर भी यह साइबर अटैक हुआ है। ब्रिटेन की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यहां हेल्थ सिस्टम में भी हैकर्स ने सेंध लगाई है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि इस साइबर हमले का उसकी एजेंसियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। और अब आपको दिखाते हैं आज की बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल क्विक खबर। परमाणु हथियारों की रेस में जुटे ईरान से अमेरिका घबराया हुआ है। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच तनाव खत्म किया जाए ताकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक ईरान हिरासत में लिए गए कुछ अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर सकता है। बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों से बैन हटा सकता है। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हो सकता है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। प्लांट पर अभी रूस का कब्जा है। चीन ने एक साथ 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है। इस तरह उसने एक मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। चाइना ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए इन सभी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। मारे गए सभी लोग वरिष्ठ नागरिक थे। हादसा उस वक्त हुआ जब चौराहे से निकल रही बस एक बड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। जापान के सेक्स क्राइम लॉ में बड़ा बदलाव किया गया है। यहां रेप की डेफिनेशन चेंज करने और सहमति की उम्र बढ़ाने के लिए नया कानून पारित किया गया है। नए कानून के मुताबिक बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना जाएगा। और अब बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग। सबसे पहले मौसम कैसा रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली NCR को बारिश ने बड़ी राहत दी। दिल्ली NCR में दिन के वक्त तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली। कहा जा रहा है कि बेपरजॉय का असर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जून तक दिल्ली NCR में इसी तरह का मौसम बना रहेगा और तापमान 40 डिग्री के आसपास रहेगा। दिल्ली के अलावा यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यूपी के ज्यादातर जिले भी इन दिनों भीषण मार झेल रहे हैं गर्मी की। और अगली अहम खबर, देश के उत्तर पूर्व हिस्से से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र असम के तेजपुर में है, ऐसा बताया गया। पिछले 20 दिनों में 5वीं बार पूर्वोत्तर के राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे वहां के लोग सहमे हुए हैं। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, भूकंप के साथ असम और सिक्किम बाढ़ की मार भी झेल रहे हैं। बाढ़ की वजह से असम के 6 जिलों के करीब 30,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि असम और अरुणाचल में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। नदियों के इसी सैलाब में 25 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। बाढ़ से असम के लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और अब ये खबर देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से। जर्मनी में 3000 साल पुरानी कांसे की तलवार मिली। जब आप इस तलवार को देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये 3000 साल पुरानी है, क्योंकि गजब चमचमा रही है। ये कांसे की तलवार है। तलवार वहां के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को खुदाई के दौरान मिली। हैरान करने वाली बात है कि इतनी पुरानी होने के बावजूद ये तलवार चमचम कर रही है, एकदम नई सी। 3000 साल पुरानी तलवार ऐसे लग रही है जैसे इसे अभी अभी बनाया हो। ये तलवार वहां खुदाई के दौरान कब्र से मिली है। अब जर्मनी के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग ये पता करने में जुटे हैं कि आखिर 3000 साल बाद भी इस तरह की चमचमाहट का राज क्या है। व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हैं तो यह खबर बहुत ध्यान से देखिए। व्हाट्सएप के डेस्कटॉप वर्जन में 2021 में कॉल का फीचर आया था। अब कंपनी ने इस फीचर को अपडेट किया है, जिसके बाद यूजर्स को डेस्कटॉप वर्जन पर न सिर्फ मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बल्कि वो कॉल बैक भी कर सकेंगे। व्हाट्सएप के इस ऐप को डेस्कटॉप वर्जन के लिए बीटा वर्जन 2.2323.1.0 पर देखा जा सकता है। जल्द ही इस फीचर को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप जल्द ही यूजर्स को वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर का फीचर भी देने वाला है। स्क्रीन शेयर फीचर ऑन होने के बाद स्क्रीन पर जो भी आप करेंगे वो सब वीडियो कॉल में ऐड होते हुए लोग देख पाएंगे। यहाँ तक कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के अलावा दूसरे अपडेट्स भी लोग देखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके लिए फोन में डू नॉट डिस्टर्ब का मोड ऑन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभी यह फीचर कुछ बीटा यूजर्स के लिए ही आया है। भविष्य में आने वाले अपडेट्स के साथ स्क्रीन शेयरिंग फीचर को बाकी यूजर्स के लिए भी पेश किया जाएगा। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म में वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स का काफी इस्तेमाल हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर और ओम राउत हैं और इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के वक्त ही घोषणा की गई थी कि हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखी जाएगी। अब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली। थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखी गई। उस सीट पर हनुमान की तस्वीर और उस तस्वीर पर माला डली हुई है। फिल्म का डायरेक्टर ओम राउत का कहना है कि जहां भी रामकथा होती है वहां हनुमान जी विराजमान होते हैं, इसलिए थिएटरों में एक सीट रिजर्व रखने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी तक इस फिल्म के संदर्भ में जो रिव्यूज आ रहे हैं
वो इस फिल्म के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। और क्या आप भी अचानक किसी का नाम भूल जाते हैं, फोन, चाबी, चश्मा रखकर भूल जाते हैं? तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में दावा किया गया है कि आप ऐसे काम भूलने लगें जिन्हें लंबे वक्त से करते आए हैं तो ये दिमाग की समस्या से जुड़ी गंभीर बीमारी का इशारा हो सकता है। पहले आप ये बहुत जल्दी से समझें कि भूलने में क्या सामान्य है और क्या असामान्य है। कोई नाम भूल जाए लेकिन बाद में याद आ जाए तो ये सामान्य है, लेकिन जब बातचीत में दिक्कत होने लगे तो ये मामला गंभीर है। बोलते समय कुछ शब्द अगर मिस हो जाएं तो ये चलता है, लेकिन अगर सेंटेंस फॉर्मेशन में वाक्य बनाने के लिए शब्द ना मिलें तो सचेत हो जाएं। कोई बिल पेमेंट करना भूल जाएं तो फिक्र की बहुत बात नहीं, लेकिन अगर वाक्य बनाते समय ये दिक्कतें अक्सर पेश आने लगें तो चिंताजनक स्थिति है। अब समझिए भूलने की वजह क्या है। लगातार तनाव से बॉडी में खास हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। हार्मोन कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। इससे मस्तिष्क की सामंजस्य बिठाने की क्षमता प्रभावित होती है। नतीजा, याददाश्त कमजोर होने लगती है। नींद की कमी से भी अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, ब्रेन के सिस्टम में कमी आती है और अगर किसी को कम सुनाई देता है तब भी याददाश्त पर असर पड़ने लगता है। अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो इसके लिए ब्रेन के कई नेटवर्क्स आपस में सिनर्जी के साथ काम करते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ब्रेन का नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं कर पाता और याददाश्त प्रभावित होती है। लिहाजा एक समय में एक काम करना याददाश्त के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप एंजाइटी, कोलेस्ट्रॉल, दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद से जुड़ी दवाएं खाते हैं या किसी तरह का नशा करते हैं तो ब्रेन के ट्रांसमीटर्स ब्लॉक होने लगते हैं और इससे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। खाने पाने में पोषण की कमी से न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचता है और इससे भी लोगों में भूलने वाली बीमारी डेवलप होने लगती है। और अब आपको बहुत जल्दी से दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 466.95 पॉइंट चढ़कर 63,348 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 137 अंक चढ़कर 18,826 के स्तर पर बंद हुआ। गृह मंत्रालय ने 197 जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बीएससी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर या फिर बीसीए डिग्री वाले युवा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म mha.gov.in पर भरे जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 23 जून है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ते ट्रेंड को भुनाना चाहती है। इसे देखते हुए वो भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर विचार कर रही है। इसे लेकर कंपनी की महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से बातचीत जारी है। मुंबई एयरपोर्ट के लाउंज में आलिया भट्ट, विकी कौशल और कैटरीना कैफ को स्पॉट किया गया। आलिया हॉलीवुड डेब्यू फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन के एक इवेंट के लिए ब्राजील के साओ पाउलो जा रही थीं। उसी समय विकी कौशल और कैटरीना कैफ भी अपनी फ्लाइट के इंतजार में लाउंज में पहुंचे। वायरल वीडियो में तीनों को एक साथ चिल करते देखा जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा के बाद अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने बॉलीवुड में आउटसाइडर लोगों के स्ट्रगल पर बात की है। तापसी पन्नू ने कहा कि बॉलीवुड में कई ऐसे कैंप्स हैं जिनसे डील करना आउटसाइडर्स के लिए काफी मुश्किल होता है। आज तारीख है 16 जून। 13 दिन बाद यानी 30 जून को मुख्तार अंसारी का जन्मदिन है। कभी जून का महीना मुख्तार एंड फैमिली के लिए बेहद खास होता था। 30 जून को गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में ऐसा जलसा होता था जिसके किस्से कहानियां महीनों तक सुनाए जाते थे। लेकिन 2023 का जून मुख्तार और उसके परिवार को सबसे ज्यादा डरा रहा है। मुख्तार को अपने बर्थडे से पहले ऐसा सदमा लग सकता है जिससे उसकी बीवी आफशा, बड़ा बेटा अब्बास, छोटा बेटा उमर पूरी जिंदगी नहीं उबर पाएंगे। 22 जून और 27 जून ये 2 तारीख अंसारी फैमिली को डरा रहे हैं। इन 2 तारीखों को क्या होने वाला है, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बाईस जून और 27 जून ये 2 तारीख मुख्तार के लिए बेहद खास हैं। इन तारीखों को याद करके मुख्तार अपनी बैरक में बेचैन हो जाता है। कभी वो रुआंसा होकर बैठ जाता है तो कभी टेंशन के मारे बैरक में टहलने लगता है। 22 जून को और 27 जून को कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सोचकर मुख्तार अभी से डर गया है। मुख्तार की नींद उड़ गई है। 22 जून को मुख्तार की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी
और 27 जून को मुख्तार को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। योगीराज में पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफियादार मुख्तार अंसारी अब घुटनों के बल आ चुका है। बांदा जेल की काल कोठरी में बंद मुख्तार की हर गुजरते पल के साथ मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल जून महीने की आने वाली 2 तारीखें मुख्तार अंसारी के लिए बेहद अहम हैं। 22 जून को मुख्तार अंसारी की उस याचिका पर बाराबंकी कोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें उसने अपने बेटे, बहू और भाई से बात करने की इजाजत मांगी थी, जबकि 27 जून को आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने जा रही है। बांदा जेल से जो इनपुट मिल रहा है उससे साफ है मुख्तार को न सिर्फ अपनी फैमिली की टेंशन है बल्कि उसे अब अपनी आंखों के सामने मौत का काला साया भी नजर आ रहा है। मुख्तार की मुसीबत जिंदगी और मौत वाली है और अब मुख्तार 22 जून और 27 जून के इंतजार में उंगलियों पर दिन गिन रहा है। सबसे पहले बात 22 जून की। संजीव जीवा के मर्डर के बाद मुख्तार को अपनी फैमिली की टेंशन है। उसे परिवार पर अनजाने खतरे का डर सता रहा है और इसीलिए मुख्तार की आखिरी ख्वाहिश अपने परिवार से मिलने की है। पूर्वांचल के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की दबंगई की दास्तां खत्म हो गई और अब बारी मुख्तार के रिरियाने की है। वही रिरियात मुख्तार की दलीलों के रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में दिखाई दे रही है। दरअसल मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसे उसके बहू और बेटे से बात करा दी जाए। बाराबंकी की अदालत में मुख्तार के खिलाफ एम्बुलेंस मामले में जालसाजी का मुकदमा चल रहा था, उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। मुख्तार अंसारी का कहना है कि वो अपनी बहू और बेटे से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि वो दोनों अलग अलग जेलों में बंद है। ऐसे में माय लॉर्ड, बेटा जो कासगंज जेल में बंद है उससे बात करा दीजिए, बहू जो चित्रकूट जेल में बंद है उससे बात करा दीजिए, ऐसी गुहार मुख्तार अंसारी ने लगाई है। दरअसल मुख्तार पहले अपने परिवार से फेस टू फेस मिलना चाहता था, लेकिन मुख्तार जिन 3 लोगों से मिलने की गुहार लगा रहा है, मुख्तार के क्रिमिनल कुनबे के 3 मेंबर यूपी की जेल में बंद हैं। ऐसे में फेस टू फेस मुलाकात की इजाजत मिलना मुश्किल है। लिहाजा जेल मैन्युअल के हिसाब से मुख्तार फोन पर बात करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। 20 जून को जब गैंगस्टर मामले में, जालसाजी के मामले में मुख्तार अंसारी की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी, तब अदालत तय करेगी कि क्या मुख्तार अंसारी की उसके बहू और बेटे से बात कराई जाएगी। और अगर अदालत मानवीय आधार पर जेल की नियमावली को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है तो मुख्तार की कासगंज जिला जेल में, मुख्तार की चित्रकूट जिला जेल में उसकी बहू और बेटों से बात कराई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखा जाएगा कि इस बातचीत के दौरान कोई भी ऐसी बातचीत न हो जिससे केस प्रभावित हो। जो जेल की नियमावली है जिसमें बाकी बंदी अपने परिजनों से जैसे बातचीत करते हैं उसी आधार पर यह बातचीत कराई जाएगी। लेकिन यह तय 22 को होगा जब इस मामले में अदालत मुख्तार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करेगी। इस मुलाकात में मुख्तार अपने परिवार को अपने डर की वजह बता सकता है। मुख्तार को अभी सबसे ज्यादा डर फांसी का है क्योंकि 27 जून को मुख्तार के खिलाफ 302 के मामले में सुनवाई होगी। केस की पूरी डिटेल को समझने से पहले मुख्तार के डर और बेचैनी की वजह जानना जरूरी है क्योंकि इसी डर के कारण मुख्तार ने कोर्ट के सामने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की है। मुख्तार के खिलाफ योगी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उसे अब अपनी कहानी का दी एंड नजर आने लगा है। एक तरफ मुख्तार पर कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, मुख्तार को एक के बाद एक केस में सजा सुनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ मुख्तार गैंग का भी सफाया हो रहा है। मुख्तार के शार्प शूटर्स का या तो मर्डर हो रहा है या फिर वो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। इसी वजह से मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। 26 जून को भी मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सुनवाई होगी, लेकिन मुख्तार की टेंशन 27 जून की पेशी को लेकर है क्योंकि 27 जून को अदालत में मुख्तार 302 यानी मर्डर केस के आरोपी के तौर पर पेश होगा। मामला साल 2014 का है, यानी करीब 9 साल पुराना। आजमगढ़ के एराकला गांव में 6 फरवरी 2014 को एक मजदूर की हत्या की गई। सड़क काम में लगे मजदूर की पहचान बिहार निवासी राम इकबाल के तौर पर हुई। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी बनाए गए। मुख्तार को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया गया। इस मामले में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। वारदात में शामिल कई आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। अब 27 जून को 302 के मामले में सुनवाई होगी। केस में मुख्तार की पेशी आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। मामलों में सजा याफ्ता माफियादार मुख्तार अंसारी पर अब एक और मामले में सजा की तलवार लटक रही है। आजमगढ़
के मजदूर हत्याकांड में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में 27 जून को अहम सुनवाई होने जा रही है। कानून के ये जानकार बता रहे हैं कि जिस तरीके से अदालत के अंदर माफिया डॉन की घेराबंदी की गई है, उससे मुख्तार अंसारी को फांसी तक की भी सजा हो सकती है। दरअसल साल 2014 में मुख्तार के समर्थकों ने सड़क ठेके के विवाद को लेकर गोलियां चलाई थी। तरवा इलाके में चलाई गई इस गोलियों में एक मजदूर की हत्या हो गई थी और इस मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में 3 चेहरे, मुख्तार, अफजाल और तीसरे शख्स का नाम है हरिओम राय। हरिओम राय आजकल गाजीपुर में चर्चा में है। इन्होंने गाजीपुर में अंसारी फैमिली के अवैध कब्जे वाला बगीचा नीलामी में खरीदा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आम के नीलामी की नहीं है। इसके पीछे योगी का एक मिशन है। योगी का वो प्रण है जो उन्होंने विधानसभा में लिया था। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी का गुस्सा पूरे देश ने देखा। योगी ने ऑन कैमरा विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया। माफिया को मिट्टी में मिलाने का मतलब माफिया का एनकाउंटर नहीं होता, बल्कि माफिया के खौफ को खत्म करना होता है। मुख्तार के साथ योगी ने यही किया। योगी ने जो कहा था वो ही कर दिया। योगी ने माफिया मुख्तार को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन योगी ने इसे कैसे मुमकिन किया, उसे इस आम वाली कहानी से समझिए। आम के बगीचे को लेकर हरिओम और अंसारी परिवार में सालों से अदावत चल रही थी। अफजाल अंसारी ने हरिओम के पिता विनय राय के हिस्सेदारों से बगीचा व जमीन खरीदी थी। बगीचे में मेड़बंदी नहीं थी। अफजाल ने आधा हिस्सा खरीदा था और आधे पर कब्जा कर लिया। विनय राय ने विरोध किया तो अफजाल ने फर्जी मुकदमा लगाया। विनय राय पर फर्जी हरिजन एक्ट व गुंडा एक्ट में केस दर्ज करवा दिया। हरिओम राय पर भी गुंडा एक्ट का केस दर्ज हुआ और आज योगी राज में हरिओम राय ने उसी आम के बगीचे को नीलामी में खरीदा है। योगी इसी थीम पर आगे बढ़ रहे हैं। आम जनता में कानून के इकबाल को बुलंद कर रहे हैं और माफिया और बाहुबलियों के वर्चस्व को ध्वस्त कर रहे हैं। योगी राज में मुख्तार के पास अब ना तो बाहुबली वाली पहचान बची है, ना ही गैंगस्टर वाला रुतबा। योगी ने न सिर्फ मुख्तार बल्कि मुख्तार के पूरे क्राइम सिंडिकेट का टाइम खराब कर दिया। मुख्तार का टेरर वाला टाइम गोवा गॉन हो चुका है। अंसारी फैमिली पर कानून का हंटर ऐसा चलाया कि बांदा जेल के सबसे सेफ बैरक में बैठा डॉन भीगी बिल्ली बन गया। जो लोग मुख्तार के सामने बोलने से डरते थे, जो चुपचाप मुख्तार के जुल्मों को सहते थे, योगी राज में अब वो ही मुख्तार को खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ। इसके लिए योगी ने 6 साल की सतत साधना की, माफिया के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। मुख्तार को बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में रखा गया है। बैरक नंबर 16 बांदा जेल का सबसे हाई सिक्योरिटी सेल है। इसमें सीसीटीवी कैमरे से मुख्तार की 24 घंटे निगरानी होती है। 24 घंटे 7 दिन पुलिस के जवान मुख्तार के बैरक के बाहर पहरा देते हैं। लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी मुख्तार सो नहीं पा रहा। उसे डरावने सपने आ रहे हैं। इसकी वजह है योगी ने मुख्तार की पूरी क्राइम कुंडली खोल दी है। योगी मुख्तार के हर गुनाह का हिसाब कर रहे हैं। मुख्तार जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ेगा और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। योगी ने वो तमाम केस ओपन कराए जिनकी फाइलें बंद हो चुकी थी। एक लीगल टीम स्पेशली मुख्तार के केस की स्टडी करने में लगाई गई थी। अदालत में भी जबरदस्त पैरवी की गई और फिर 10 महीने के भीतर मुख्तार अंसारी को 5वीं बार सजा सुनाई गई। मुख्तार को पहली बार सजा मिली जान से मारने की धमकी देने के मामले में। 21 सितंबर 2022 को 7 साल की जेल की सजा हुई। 23 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई। 15 दिसंबर 2022 को अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले में मुख्तार के खाते में 10 साल की सजा चढ़ गई और 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए मुख्तार को 10 साल और जेल में रखने का आदेश दिया गया। 5 जून को मुख्तार को पहली बार मर्डर के मूल मुकदमे में सजा मिली। कृष्णानंद राय मर्डर केस में मुख्तार को उम्र कैद हुई। योगी ने मुख्तार से उसकी पहचान और नाम छीन लिया है। योगी उसके साम्राज्य को ध्वस्त कर रहे हैं और योगी का टारगेट मुख्तार के इतिहास को मटियामेट करने का है। 6 साल में मुख्तार की 450 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है। बाबा के बुलडोजर से 280 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जमींदोज की गई। गैंगस्टर एक्ट में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। 185 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की गई।
2 साल में 9 बार मुख्तार की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई। मुख्तार की 127 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी की पहचान हो गई है, जिस पर एक्शन की तैयारी है। इस वक्त माफिया मुख्तार पर मुसीबत भारी है। एक तरफ मुख्तार पर कानून का शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्तार का गैंग यूपी में मटियामेट हो रहा है। या तो मुख्तार के शूटर्स एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं या गैंग वॉर का शिकार बन रहे हैं। पिछले 6 साल में मुख्तार गैंग के 10 शूटर्स की कहानी खत्म हो चुकी है। 2018 में बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। यही मुख्तार गैंग को टारगेट में लेने का सिलसिला शुरू हुआ। साल दर साल पुलिस और गैंग वॉर में मुख्तार का गैंग टारगेट पर रहा। 7 जून को लखनऊ में मुख्तार के खास गुर्गे संजीव जीवा की सरेआम हत्या कर दी गई। गैंगस्टर संजीव जीवा मर्डर के बाद मुख्तार की दहशत इतनी बढ़ गई कि वो अपनी बैरक से भी बाहर नहीं निकलना चाहता। बैरक से बाहर निकलते ही उसके पैर कांपने लगते हैं।